Good morning, everyone. Employees stock option plan ESOP and ESOP की अकाउंटिंग पे हम थे. ESOP की अकाउंटिंग पे थे हम. और मैंने आप लोगों को इन लास्ट क्लास एक क्वेश्चन दिया था. चलिए बात करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में. इट वाज क्वेश्चन नंबर 3. P Limited granted option for 8,000 equity shares of the nominal value of 10 rupees on 1st October 2020 at 80 rupees when the market price was 170. The vesting period is 4.5 years. 4,000 unvested option lapsed on 1st December 2022. 4,000 unvested options lapsed on 1st December 2022. 3,000 options were exercised on 30th September 2025 and 1,000 vested options lapsed at the end of the exercise period. Pass entries. सेम ही तो क्वेश्चन है. काहे नहीं आया? फेस वैल्यू, मार्केट प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस 80, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, market price minus exercise price 90, number of options granted 8,000, total value of option 8,000 multiplied by 90, 7 lakh 20,000. Expenses to be written off every year 7,20,000 divided by vesting period 4.5 years 1,60,000. यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, है ना? ओके. डेट्स देख लेते हैं. The first date was, the option was granted on 1st October 2010 20. It was on 1st October 2020. 4.5 year के बाद, तो 4.5 year के बाद हो जाएगा आपका 31st March 25. 31st March 25. 4.5 year यही हुआ ना? एक्सरसाइज पीरियड कितना है? एक्सरसाइज पीरियड दिया ही नहीं है. ठीक है, देन हमें उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है. हमें इस 4.5 year में राइट ऑफ करना है. हमें इस 4.5 year में राइट ऑफ करना है. ठीक है, तो फर्स्ट डेट ऑफ राइटिंग ऑफ 31st March 21. एंट्री employees compensation expenses account debit to ESOP outstanding 80,000. Why 80,000? It is annually 160. और अभी हम जो राइट ऑफ कर रहे हैं वो 31st March को 6 month के बाद ही राइट ऑफ कर रहे हैं, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हाफ ईयर का ही जाएगा. ओके. अरे ये भी ओके है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? नेक्स्ट एंट्री P&L account debit to employees compensation expenses 31st March 22. Same two entry with 1,60,000. सेम एंट्रीज वापस रिपीट करेंगे विद 1,60,000. देखो डेवलपमेंट कब हो रहा है, चेंज कब आ रहा है. इट इज ऑन 1st December 2022. ठीक है, 1st December 2022. मैं एंट्री कर देता हूँ 31st March. एक मिनट.
चेंज आ गया, दिसंबर 2022 में ही चेंज आ गया, दिसंबर 2022 में ही चेंज आ गया। डेट गलत लिखा है क्या? मार्च 21 लिखा है ना, मार्च 22 की एंट्रीज। एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ESOP आउटस्टैंडिंग 160 and P&L account debit to ESOP out to employees compensation expenses। चलना भाई, 160। नेक्स्ट डेट आएगा 31 मार्च 23, लेकिन उससे पहले हमें पता चला अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गए। 31 मार्च 23 से पहले हमें 1 दिसंबर 22 को पता चला है 4000 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स हो गए। तो मार्च 23 में राइट ऑफ करने से पहले, मार्च 23 में राइट ऑफ करने से पहले हम थोड़ा सा री अरेंज करेंगे, मतलब चेक करेंगे कि कुछ चेंजेस क्या होंगे, वर्किंग देखिएगा। नाउ योर वेस्टेड ऑप्शन विल बी 8000 थे, अब कितने ऑप्शंस बचे आपके पास? 4000 ऑप्शंस ही बचे। 4000 तो लैप्स हो गए। 4000 ऑप्शंस पे टोटल लॉस 7 लाख नहीं 3 लाख। इसको राइट ऑफ होना चाहिए 4.5 ईयर में, ये राइट ऑफ होना चाहिए 4.5 ईयर में, और अभी थर्ड इंस्टॉलमेंट जारी है, कितना? 2.5 ईयर वाला इंस्टॉलमेंट जा रहा है ना, 2.5 ईयर तक कितना हो जाना चाहिए था? अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ टिल डेट, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन रिमेन इज 4090 rupees value of option, total value of option is 3,60,000। this should be written off in 4.5 year। और ये वाला जो इंस्टॉलमेंट जा रहा है यहां तक कितना टाइम हो चुका? वेस्टिंग पीरियड लैप्स्ड, कितना वेस्टिंग पीरियड लैप्स हो चुका है? 2.5 ईयर लैप्स हो चुका है। 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होके अभी हम हैं 31 मार्च 23 को, तो 2.5 ईयर लैप्स हो चुका है। देखिए कितना अमाउंट राइट ऑफ हो जाना चाहिए, 2 लाख रुपीस राइट ऑफ हो जाना चाहिए। हमने कितना राइट ऑफ कर दिया? हमने 80 + 160, हमने 2,40,000 राइट ऑफ कर दिया। तो 40,000 हमारा ऑलरेडी एक्सेस रिटर्न ऑफ है। तो ये 40,000 जो हमारा एक्सेस रिटर्न ऑफ है, इसे हमें रिवर्स करना है। रिवर्सल एंट्री डाल देते हैं, ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 31 मार्च 23 टू जनरल रिजर्व। तो हमने हम रिवर्सल एंट्री डाल देते हैं 31 मार्च 23 को 40,000 रुपीज। नाउ नेक्स्ट डेट मार्च 24, फिर अमाउंट चेक करना पड़ेगा। मार्च 24 टोटल टू बी रिटर्न ऑफ 3,20,000, 3,60,000, 4.5 ईयर। अभी कितना हो गया? 3.5। कितना हो जाना चाहिए? टू लाख। अभी तक कितना हो चुका है? 80 + -40, 2 लाख। तो इस साल अभी कितना करना है? 80,000 का एंट्री डाल दो। नहीं कर सकते शेयर से, नहीं। आपको टाइम पीरियड शेयर से तो बेटा एक बार कर लिया हमने, 4,000 × 90। अब आपको टाइम के अकॉर्डिंग राइट ऑफ करना है ना। तो पीरियोडिकली राइट ऑफ करने के लिए हर बार राइट ऑफ करने का अमाउंट चेक करने का तरीका यही है, टोटल वेस्टिंग पीरियड से डिवाइड करूं
और उस दिन तक लैप्स्ड वेस्टिंग पीरियड से मल्टीप्लाई करो। व्हाट अमाउंट शुड बी रिटर्न ऑफ टिल डेट, उसमें से चेक करो अभी तक राइट ऑफ हुआ कितना है। हमारे हिसाब से अभी 3.5 ईयर की स्टेज पे हम 3.5 ईयर की स्टेज पे टोटल 280 रिटर्न ऑफ हो जाना चाहिए। उसमें से फर्स्ट ईयर में 80 राइट ऑफ हुआ था, फर्स्ट हाफ ईयर में 80 राइट ऑफ हुआ था, सेकेंड ईयर में 160 राइट ऑफ हुआ था, थर्ड ईयर में 40 रिवर्स हुआ था। वो सब कुछ एडजस्ट कर दिया। 2 लाख टिल नाउ राइट ऑफ हो चुका है ना, अभी हो जाना चाहिए था 280, तो 80,000 हमें और राइट ऑफ कर देना चाहिए। तो यहां हमारी इंस्टॉलमेंट 80 की आ जाएगी। 80,000 से एंट्रीज बना देंगे मार्च 24 को। हाँ 80 और करना है इस साल 80 और करना है। और ऐसे ही 31 मार्च 25 को अब कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, 80 वहां पे भी और हो जाएगा। टोटल 360 राइट ऑफ होना चाहिए। 360 में अभी तक कितना हो चुका, 2 लाख हो चुका, कितना बचा 160। 160 2 साल में राइट ऑफ करना है, 80 अभी कर दिया 24 में, 80 कर देंगे 25 में, खत्म। इस बीच में और तो कोई लैप्सेशन हुआ ही नहीं है। जब भी लैप्स होगा रिवाइज करना है, फिर चेक करना है। देखो उसको उस तरह से समझो, कहां जाके रिवीजन हुआ, यहाँ पे रिवाइजन हुआ। यहाँ पे आपका टोटल एक्सपेंसेस कितना बन रहा है 3,60,000, 40 रिवाइज कर लिया, रिवर्स कर लिया, ज्यादा राइट ऑफ हुआ था, फाइन। अब मंथली ईयरली निकाल के देखो, ईयरली 80,000 ही आ रहा है ना, 360 डिवाइडेड बाय 4.5, 80,000 ईयरली हो रहा है ना। तो अब आगे के सारे साल में 80,000 80,000, और अदरवाइज हर बार चेक कर लो यार, दिक्कत क्या है। टोटल एक्सपेंसेस हर साल चेक कर लो, ये तो रिवीजन मैंने यहाँ बताया, मैं भी एक एग्जांपल देता हूँ, अभी करवाता हूँ। टोटल एक्सपेंसेस 360, टोटल वेस्टिंग पीरियड 4.5 ईयर, एक्सपायर्ड वेस्टिंग पीरियड मल्टीप्लाई करना है, टोटल अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ, और फिर उससे पहले कितना राइट ऑफ हो चुका है वो माइनस कर देना है। अपने आप पता चल जाएगा इस साल कितना करना है। हर साल ये फॉर्मूला लगा के अमाउंट निकाल लो, हर साल निकाल लो इसको अमाउंट को, तो इससे कैलकुलेशन मिस्टेक ही नहीं होगी। अब 3,000 ऑप्शन एक्सरसाइज हो गए और 1,000 लैप्स हो गए। तो 3,000 जो एक्सरसाइज हुए उसकी एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 3,000 ऑप्शंस एक्सरसाइज हुए हैं, पब्लिक से हम कितना ले रहे थे 80, 240। इन ऑप्शंस की आउटस्टैंडिंग वैल्यू 90 रुपीज का 270, 10 रुपए का शेयर 30, और प्रीमियम कितना 160 का प्रीमियम। और जो ऑप्शन अब लैप्स हो गए, ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, कितने ऑप्शंस लैप्स हो गए 1,000, 90,000 रिवर्स कर दो वापस। चलो एक एग्जांपल मैं बनाता हूं, लिखें। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस पे, एक एग्जांपल मैं ड्रॉ कर रहा हूं। कंपनी ऑफर्ड सेम 8,000 ऑप्शंस, सब कुछ सेम है, इसमें 2 चेंजेस लाऊंगा बस। कंपनी ऑफर 8,000 ऑप्शंस, ऑप्शन ग्रांटेड, फेस वैल्यू 10 रुपीज, मार्केट प्राइस 170, एक्सरसाइज प्राइस 80, वेस्टिंग पीरियड 4.5 ईयर, वेस्टिंग पीरियड 4.5
vesting period is 4.5 year. Option granted on 1st October 2021 है ना, मैं एग्जैक्टली सारी डेट से ही ले रहा हूँ बस, हाँ 20. ऑप्शन ग्रांटेड ऑन 1st October 20. ठीक है, अब इसमें डिटेल लिखेंगे. 1000 ऑप्शंस, 1000 अनवेस्टेड ऑप्शंस, 1000 अनवेस्टेड ऑप्शंस lapsed on May 21. 1000 unvested option lapsed on May 21. Further 2000 unvested options. Further 2000 unvested options. Further 2000 unvested options lapsed on 1st December 23. Four thousand options were exercised. 4,000 options were exercised. 4,000 options were exercised, and remaining were lapsed on. Remaining were lapsed after exercise period. Remaining were lapsed after exercise period. ठीक है, तो डेट्स वाइज चेक करें पहले. तो सबसे पहले क्या क्या डेट्स लिए मैंने. 1st October 20 ग्रांड डेट. तो वेस्टिंग डेट क्या आएगी? वेस्टिंग डेट विल बी 31st March 25. ये हो गई हमारी वेस्टिंग डेट. कब कब हमें राइट ऑफ करना है? March 21, March 22, March 23 एंड March 24. 1 2 3 4 5. यहाँ पे 6 मंथ का राइट ऑफ होगा और यहाँ पे 1 ईयर का राइट ऑफ होगा. हो गए 4.5 साल. 4.5 इंस्टॉलमेंट्स राइट ऑफ होगी. ठीक है, रिवीजन कब कब हुआ? कब पता चला अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गए? May 21. May 21 का मतलब यहां असर पड़ेगा. May 21 का मतलब March 22 में चेंज आएगा. फिर December 23 का मतलब March 24 में फिर फर्क पड़ेगा. इन 2 बार प्रॉब्लम आएगी. मैं 2 बार क्यों, हर बार ही रिवाइज करूंगा ना. हर बार हर साल राइट ऑफ करने से पहले वापस अमाउंट कैलकुलेट करके चलता हूं ताकि हमें प्रॉब्लम ही ना रहे. सबसे पहले करंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन. $8,000 ऑप्शंस, 90 रुपी पर ऑप्शन. करंटली हमें 7,20,000 राइट ऑफ करना है. 8,000 ऑप्शंस आर देयर. वैल्यू ऑफ ऑप्शन 90 रुपीज पर ऑप्शन. तो हमें टोटल 7,20,000 रुपीज राइट ऑफ करना है. डन. कितने साल में राइट ऑफ करना है? 4.5 ईयर. समझना, सिर्फ कैलकुलेशन बता रहा हूं अभी मैं. और ये राइट ऑफ करना है 4.5 ईयर में. जाने दो, मैं पहली बात कर रहा हूं. फर्स्ट डेट को राइट ऑफ, फर्स्ट डेट कब राइट ऑफ होगा? 31st March 21 को कितना राइट ऑफ होगा सर? 7,20,000 डिवाइडेड बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5. 80,000 राइट ऑफ कर दो सर. बताओ कोई डाउट? हर बार राइट ऑफ करने का अमाउंट अलग ही निकाल रहा हूं मैं. 80,000 राइट ऑफ कर दो सर. नेक्स्ट डेट 31st March. टेंशन क्यों लेते हैं? 31st March 22 को कितना राइट ऑफ करना है? इससे पहले कोई चेंज हुआ? हाँ,
1000 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स हो गए, तो कितना राइट ऑफ बनता है? 7000 ऑप्शंस बचे, 90 रुपीज पर ऑप्शन, 6 लाख डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 1.5, 2 लाख 10,000 टू बी रिटर्न ऑफ, 2,10,000 राइट ऑफ करना है। उसमें लास्ट ईयर तक 80,000 ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है, तो वो हटा दूं। फर्दर कितना राइट ऑफ करना है? 1,30,000। तो इस साल का राइट ऑफ अमाउंट आ गया 130। हर बार कैलकुलेट करके चले। पहले 31 मार्च 21 को टोटल लॉस था 720, 4.5 साल में राइट ऑफ होना था, और वो जो राइट ऑफ पीरियड खत्म हो रहा है, वेस्टिंग पीरियड खत्म हो रहा है, हाफ ईयर का था, हमने वहां तक का अमाउंट निकाल लिया, राइट ऑफ कर दिया। फिर 31 मार्च 22 को वापिस आए, उस दिन लॉस चेक, तो उस दिन टोटल लॉस है 6,30,000, क्योंकि 1000 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स हो गए, तो हमारा टोटल लॉस उस दिन रिकॉग्नाइज हो रहा है 6,30,000। 4.5 साल में राइट ऑफ करना है, तो डिवाइडेड बाय 4.5 साल, और यहां पे अभी तक वेस्टिंग पीरियड कितना एक्सपायर हो गया है? 1.5 ईयर एक्सपायर हो गया है। तो 1.5 ईयर से मल्टीप्लाई करके देखा कि यहां तक कितना राइट ऑफ हो जाना चाहिए, तो हमारा 2,10,000 रुपए राइट ऑफ हो जाना चाहिए था। अभी तक राइट ऑफ कितना हुआ है? 80 राइट ऑफ हुआ है पुराना, अभी तक पूरा 80 राइट ऑफ हुआ है, 210 राइट ऑफ हो जाना चाहिए था, तो कितना बचा? 130, 130 और राइट ऑफ कर दो। मार्च 22 के बाद 31 मार्च 23, लॉस कितना? नो चेंज, वही 6,30,000 का लॉस बनता है अभी भी। 4.5 ईयर एक्सपायर्ड पीरियड 2.5, हाउ मच टू बी रिटर्न ऑफ टिल डेट? 3,50,000 टिल डेट राइट ऑफ हो जाना चाहिए, पक्का? 350 टिल डेट राइट ऑफ हो जाना चाहिए। टिल डेट अभी तक राइट ऑफ कितना हुआ है? 80 प्लस 130, 210, 210 माइनस कर दो, तो 140 इस साल और राइट ऑफ कर देंगे। बस यही कैलकुलेशन करते चलो, हर साल राइट ऑफ करने की डेट पे जा रहे हो, टोटल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड मल्टीप्लाई बाय वेस्टिंग पीरियड लैप्स्ड, उससे निकलेगा अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ टिल डेट, उसमें से माइनस करो अमाउंट एक्चुअली राइट ऑफ टिल डेट, द बैलेंस इज टू बी रिटर्न ऑफ इन दिस ईयर। सिंपल तरीका, कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, अपने आप अमाउंट कैलकुलेट होके आता रहेगा। मार्च 24, वही 6,30,000, नहीं अभी नहीं हुआ है, दिसंबर 23 में हुए थे, ओके सॉरी, दिसंबर 23 में 2000 अनवेस्टेड ऑप्शन फिर लैप्स हो गए, तो अब टोटल लॉस वापस निकालना पड़ेगा। ऑप्शन बचे कितने? टोटल लॉस 4,50,000 डिवाइडेड बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, 350 लॉस रिटर्न ऑफ टिल डेट, लॉस टू बी रिटर्न ऑफ दिस ईयर nil। ये जो पिछले वाले में टू बी रिटर्न ऑफ निकल के आ रहा है, वही वहां तक तो राइट ऑफ कर चुके हो ना, तो इस बार राइट ऑफ और क्या करना है? सर 3.5 लाख राइट ऑफ होना चाहिए था, 3.5 ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है, नीड नॉट टू बी राइट ऑफ एनीथिंग, इस साल कुछ भी राइट ऑफ करने की जरूरत ही नहीं। नेगेटिव आता तो रिवर्स कर देते, पॉजिटिव आता तो और राइट ऑफ कर देते, जीरो आ रहा है। मार्च 25, टोटल लॉस 450
450 लॉस टू बी रिटर्न ऑफ टिल डेट, लॉस एक्चुअली रिटर्न ऑफ टिल डेट, बचा कितना, कर दो राइट ऑफ इस साल। नहीं, एक्सरसाइज पीरियड पे जाके लैप्स। सबसे इजीएस्ट तो रिवीजन मल्टी, फर्क नहीं पड़ता। ईयर एंड पे जब भी राइट ऑफ करने जा रहे हो आप, ईयर एंड पे जब भी राइट ऑफ करने जा रहे हो आप फॉर्मूला लोगे, टोटल लॉस एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड मल्टीप्लाई बाय वेस्टिंग पीरियड लैप्स्ड। इससे क्या निकल के आता है, ये आता है अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ टिल डेट। इस दिन तक कितना अमाउंट रिटर्न ऑफ हो जाना चाहिए था, इस डेट तक कितना अमाउंट रिटर्न ऑफ हो जाना चाहिए था, लेस अमाउंट एक्चुअली रिटर्न ऑफ, अभी तक कितना राइट ऑफ इन पास्ट ईयर्स, पिछले सालों में अभी तक कितना राइट ऑफ हो चुका है, वो माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ दिस ईयर। हर साल ये कैलकुलेशन करके चलेंगे। एंट्रीज तो पता ही है, मेन प्रॉब्लम ही कैलकुलेशन का है। नाउ क्लियर। इसका सोल्यूशन रॉन्ग है, 40,000 रिवर्सल का एंट्री नहीं किया। हाँ, रिवर्सल का एंट्री नहीं दिख रहा है मुझे, मैंने वो अमाउंट रिवर्स ना करके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में अमाउंट कम कर दिया। नहीं, रिवर्स करने का टाइम आया ना, ऑलरेडी एक्सेस रिटर्न ऑफ है, हमने भी तो कम किया। नहीं, हमने भी तो कम किया। या इंस्टॉलमेंट, इनिशियली इंस्टॉलमेंट कितने का बना था हमारा, 160 का, हाफ ईयर का 80 राइट ऑफ किया, 160 का इंस्टॉलमेंट था, यहाँ 130 किया है हमने, रिवर्सल हुआ है तो 160 की पूरी इंस्टॉलमेंट कहाँ की है, यहाँ पे हमने 140 राइट ऑफ किया है, यहाँ पे हमने कुछ भी राइट ऑफ नहीं किया है, तो इंस्टॉलमेंट निकाल के राइट ऑफ नहीं करेंगे हम, हर बार कैलकुलेशन करके और जितना राइट ऑफ नहीं हो पाया है अभी तक वो राइट ऑफ करें, ज्यादा राइट ऑफ ऑलरेडी हो चुका है रिवर्स तो करेंगे नहीं, खुद ने रिवर्स किया था लास्ट क्वेश्चन में, व्हाई नॉट इन दिस। तो आपका गलती नहीं है, मैंने बोला ना इसका प्रॉब्लम है, मैं इसलिए क्वेश्चन यहां से ले लेता हूँ, सोल्यूशन मुझे मेरा ही करना है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। डन। सो इस ऑप
खत्म। हाँ जी, चलिए स्पेशल ट्रांजैक्शंस विद शेयर कैपिटल में एक बात हमने कंप्लीट की, दैट इज एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। नाउ दूसरी बात पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस सेगमेंट इज अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अंडरराइटिंग, क्या जानते हैं अंडरराइटिंग के बारे में? क्या जानते हैं अंडरराइटिंग के बारे में? कुछ नहीं जानते हो? बताओ। बेटा ऐसा तो मैंने नहीं बताया था। हाँ बट ठीक है, आपको फिर भी याद है, दैट्स गुड थिंग। समाओ ऐसा ही कुछ है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं, बट गुड। और किसी को कुछ पता है अंडरराइटिंग के बारे में? यार 12th की चीजें याद रहती है। गुड, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। अंडरराइटिंग क्या है? हर बार एक बार अपनी तारीफ करूंगा मैं। अंडरराइटिंग क्या है? कंपनी जब भी इशू लेकर आती है तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में इफ इशू इज नॉट सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक अबव 90%, इशू कैंसिल हो जाता है। पता है? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट बी 90%। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि कंपनी शुड गेट रिक्वायर्ड और फुल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस फॉर द इशू, यार मैं 1 करोड़ शेयर्स का इशू लेके आया हूं, मेरे पास एटलीस्ट 1 करोड़ एप्लीकेशंस आना चाहिए। मैं हर जगह तो जा नहीं सकता। तो कंपनी रोड शोज करती है, कंपनी प्रोस्पेक्टस पे एडवर्टीजमेंट करती है, सब कुछ करती है। फिर भी कंपनी 100% इंश्योर करने के लिए कि उसके पास डिजायर्ड एप्लीकेशंस पहुंच जाए, वो कुछ सॉर्ट ऑफ ब्रोकर्स अपॉइंट कर देती है, मीडिएटर्स, एजेंट्स, जिनका काम है दो। पहला, ये कंफर्म करना कि कंपनी को एप्लीकेशंस मिल जाएं, कंपनी के पास डिजायर्ड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पहुंच जाएं, कंपनी के पास इन्वेस्टर्स एप्लीकेशंस लेके आए। सेकंड, यदि कंपनी के पास मिनिमम एप्लीकेशंस नहीं आती, मतलब टोटल एप्लीकेशंस नहीं आती, तो अंडरराइटर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू सब्सक्राइब दैट अनसब्सक्राइब्ड पार्ट। ये उनका ड्यूटी। कंपनी 1 करोड़ से छोटा अमाउंट लेते हैं, कंपनी ने 10 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कॉल किया, कंपनी रिसीव 9,50,000 एप्लीकेशंस थ्रू अंडरराइटर और वट एवर मोड इज देयर। तो 50,000 एप्लीकेशंस अंडर सब्सक्राइब रह गई, वो अंडरराइटर सब्सक्राइब करेगा। वो एप्लीकेशंस अंडरराइटर को लगानी पड़ेंगी, वो शेयर्स अंडरराइटर को लेने पड़ेंगे। ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो कंपनी यहां पे अंडरराइटर यानी वो एजेंट अपॉइंट करके फ्री हो जाती है, कंफर्म हो जाती है कि कंपनी विल गेट सच नंबर ऑफ एप्लीकेशंस फॉर श्योर। और इस काम के लिए अंडरराइटर विल गेट कमीशन, अंडरराइटर को कमीशन दिया जाता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट, दैट्स ऑल। इतना सा। अब इतने से में करना क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में तो कुछ बचा ही नहीं। शेयर इशू करने की एंट्री एज यूजुअल जैसे होती वैसे होगी। यहां सिर्फ 2 चीज आ रही है, एक अंडरराइटर को कमीशन देना है, सब्सक्रिप्शन देने की एंट्री तो वही होगी। अंडरराइटर को भी शेयर इशू करोगे तो इशू करने की एंट्री तो वही होगी, तो उसमें तो कुछ नया है ही नहीं, सिर्फ एक कमीशन का पॉइंट है। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, कमीशन ड्यू, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस को डेबिटर की लायबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं। अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, अब कमीशन दे दो, अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू शेयर्स, टू व्हाटएवर
जो भी देना है, कंपनी जो भी देना चाहती है कमीशन की फॉर्म में, कैश दे रही है, शेयर्स दे रही है, जो भी देना चाहती है, दैट्स ऑल। दो एंट्री, नया कुछ भी नहीं। तो यहाँ करना क्या है, यहाँ करना क्या है, यहाँ करना है अंडरराइटर का लाइबिलिटी का कैलकुलेशन। जब हमने बोला ना अंडरराइटर दी अंडर सब्सक्राइब्ड रह गया इशू, तो अंडरराइटर हैज टू सब्सक्राइब द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इशू। अंडरराइटर को कितना शेयर लेना पड़ेगा ये हमें मालूम कर, इसमें भी क्या मालूम करना है। 10 लाख का एप्लीकेशन आया, 10 लाख का इशू आया, 970 का एप्लीकेशन आया, 30 लेना है। सोचना कहाँ है, यहां नहीं सोचना, सोचना यहां है। जो अंडरराइटिंग सिर्फ इस तरह का ही नहीं होता, अंडरराइटिंग में दो तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला, पार्शियल अंडरराइटिंग। कंपनी बिलीव्स कि यार एप्लीकेशंस तो हमारे नाम से ही आ जाएंगे, या 10 लाख में से 7 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, मान लो 4 लाख एप्लीकेशंस तो हमारे नाम से ही आ जाएंगी, 6 लाख इंश्योर करते बस अंडरराइटर। तो कंपनी ने 60% पार्ट ऑफ द इशू ही अंडरराइट किया है, कि आपको सिर्फ 60% यानी 6 लाख एप्लीकेशंस की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको 6 लाख लानी, आपके थ्रू 6 लाख आनी चाहिए। आपके थ्रू 6 लाख से कम आई तो आपको लेना पड़ेगा। अब मेरे पास टोटल एप्लीकेशंस आई 9 लाख, स्टोरी बहुत सारी बनाऊंगा समझना। मेरे पास टोटल एप्लीकेशंस आई 9 लाख, कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशंस आई 9 लाख। क्या अंडरराइटर को लेना है कुछ, क्यों नहीं? पूरा यहाँ पे 90% का कोई रोल नहीं है, यहाँ पूरा इशू लाना है हमको, यहाँ हमें पूरा इशू करना है। तो अंडरराइटर कुछ लेना है, कैसे पता चला? पर कंपनी ने फुल अंडरराइट तो किया ही नहीं था, कंपनी तो पार्शियल अंडरराइट किया था। कंपनी ने तो अंडरराइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 6 लाख एप्लीकेशंस की ही फिक्स की थी। अंडरराइटिंग पार्शियल में क्या होता है, पार्शियल अंडरराइटिंग में क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो एग्जांपल में हमने बात किया क्या, टोटल 10 लाख में से अंडरराइटर को 6 लाख लाने थे और कंपनी इटसेल्फ कितनी लेके आने वाली थी, 4 लाख। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी 9 लाख। क्या अंडरराइटर का लाइबिलिटी है? दैट इज द पॉइंट। पता कैसे चलेगा कि ये जो 9 लाख एप्लीकेशंस आई हैं ये किसके थ्रू आई हैं? तो जब भी एप्लीकेशंस कंपनी के पास अंडरराइटर के थ्रू आती हैं उन पे अंडरराइटर का स्टैंप मार्क होता है, उसकी कंपनी का स्टैंप का मार्क लगा हुआ होता है। जब भी फॉर्म देता है अंडरराइटर तो उस फॉर्म पे अपनी कंपनी का मार्क लगा देता है कि ये फॉर्म मेरे थ्रू आ रहा है, ये एप्लीकेशन फॉर्म मेरे थ्रू आ रहा है, तो वहां पे अंडरराइटर का मार्किंग होगा। तो आपका नेक्स्ट सवाल ये होगा कि आउट ऑफ दिस 9 लाख मार्क्ड कितनी है, अनमार्क्ड कितनी? जो मार्क्ड है वो अंडरराइटर के थ्रू आई है, जो अनमार्क्ड है वो कंपनी के पास डायरेक्टली आई है। तो नई दो टर्म मिली, मार्क्ड एप्लीकेशंस एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। मार्क्ड एप्लीकेशंस किन्हें बोलते हैं? जिन पे अंडरराइटर, जिस अंडरराइटर के थ्रू एप्लीकेशंस कंपनी को मिली है उस अंडरराइटर का स्टैंप मार्क होता है, पता चल जाता है कि ये इस अंडरराइटर के थ्रू आई है, दैट इज मार्क्ड एप्लीकेशन, जिससे उसकी लायबिलिटी असेस होगी। तो 9 लाख एप्लीकेशंस आई कंपनी के पास, 9 लाख में से मान लेते हैं मार्क्ड इज 5 लाख, तो अंडरराइटर के नाम से आई 5, कंपनी के नाम से आई 4। यस, अंडरराइटर की 1 लाख की लायबिलिटी बनती है। उसने 6 लाख के लिए अंडरराइट किया था, लेकिन उसके थ्रू मार्क्ड एप्लीकेशंस कितनी आई, 5 लाख। अंडरराइटर की लायबिलिटी बनती है। क्लियर है? सिनेरियो 2, कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई हैं स्टिल 9 लाख, मार्क्ड है इसमें से 7 लाख
और अनमार्क्ड है 2 लाख। क्या अंडरराइटर की लायबिलिटी बनती है? नहीं बनती है। अंडरराइटर ने अंडरराइट किए थे 6 लाख शेयर्स के लिए और उसके थ्रू मार्क्ड एप्लीकेशंस कंपनी को पहुंच गई 7 लाख। देयर इज नो लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर टू सब्सक्राइब एनी शेयर्स। ऑलरेडी उसके थ्रू ज्यादा एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशंस आई 12 लाख, अंडरराइटर के थ्रू 5 लाख और कंपनी के पास डायरेक्टली 7 लाख। क्या अंडरराइटर की लायबिलिटी बनती है? यार कंपनी को चाहिए उससे ज्यादा सा एप्लीकेशंस आ चुकी है, किसकी लायबिलिटी बनानी है भाई? मुझे चेक ही क्यों करनी है कि अंडरराइटर की लायबिलिटी है? तो चाहिए थी ऑलरेडी 12 कि ओवर सब्सक्रिप्शन में बैठे हो फिर भी उसकी गर्दन पकड़ रहे हो बेचारे की तेरे थ्रू कम आई। अरे आ गई ना। लोग इन्फ्लुएंस मुझसे हुए थे, लगा आपको डायरेक्ट दिया। पब्लिक को कन्विंस मैंने किया था लेकिन वो मेरे थ्रू अप्लाई करने की बजाय डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे अप्लाई कर गए, इसीलिए तो ज्यादा आई है। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया ना, अब बात ही खत्म हो गई। ओवरऑल कुछ बचा ही नहीं, तो लाइबिलिटी किस बात की? क्लियर है तीनों सिचुएशन? पहला, इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, if marked application remain short than the underwritten applications, then liability will arise. If marked applications are more than or equal to the underwritten number of shares, then even under subscription is there, no liability of the underwriter will arise. In case of over subscription, even mark application fall short or not, no liability of underwriter will arise. I think it's okay. ये कब? पार्शियल अंडरराइटिंग का केस। 3 सिचुएशन मैंने तीनों डील कर लिया। फुल अंडरराइटिंग, फुल अंडरराइटिंग में आपके पास 2 केस बनते हैं। 1 अंडरराइटर, मोर देन 1 अंडरराइटर। कंपनी एक ही अंडरराइटर अपॉइंट करती है और उसे संतुष्ट है, भाई आदमी है, मस्त आदमी है, अच्छा काम करेगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। लेकिन नाउडेज ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट है, आप एक अंडरराइटर के भरोसे नहीं रह सकती कंपनी, कि उसका इन्फ्लुएंस कौन सी सिटीज में है, कौन से स्टेट्स में, कौन से रीजन में, इसलिए वो मोर देन 1 अंडरराइटर अपॉइंट करके चलती है। कंपनी ने फुल अंडरराइटिंग किया है और एक ही कंपनी को किया है, एक ही अंडरराइटर को फुल अंडरराइटिंग दिया है। यहां पे आंसर बहुत क्लियर है, अंडर सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी आएगी, ओवर सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी नहीं आएगी, बात खत्म, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अंडर सब्सक्रिप्शन है, फुल अंडरराइटिंग था भाई, फुल अंडरराइटिंग था, तो लाइबिलिटी आएगी, कितनी? वहां क्वेश्चन आ जाता है, तो वहां सिचुएशन बनाते हैं। कंपनी ने 10 लाख के लिए एप्लीकेशन कॉल किया था। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन ऑफ 9 लाख शेयर्स। सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अब मैं इसको बाइफ्रिकेशन दे रहा हूं। अंडरराइटिंग कितने शेयर्स का किया था, ना एप्लीकेशन कितनी आई, इसमें मार्क्ड है 8 लाख। क्यों? फुल अंडरराइटिंग करने का मतलब कोई कंपनी को डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं दे सकता क्या? दे सकता है ना। तो 8 लाख मार्क्ड है और 1 लाख अनमार्क्ड है। अंडरराइटर की लाइबिलिटी कितनी बनेगी? 1 लाख ही बनेगी, 1 लाख से ज्यादा तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि 1 लाख का ही तो अंडर सब्सक्रिप्शन है। कंपनी के पास एप्लीकेशन आई 12 लाख, अंडरराइटर की मार्क्ड है 8 लाख, अनमार्क्ड है 4 लाख, अंडरराइटर की लाइबिलिटी 0। ओवर सब्सक्रिप्शन है भाई, ओवर सब्सक्रिप्शन में तो कभी लाइबिलिटी बनेगी ही नहीं, कभी नहीं बनेगी। लाइबिलिटी तभी बनेगी जब अंडर सब्सक्रिप्शन होगा। तो फुल अंडरराइटिंग 1 अंडरराइटर
देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग, इट्स वेरी मच क्लियर। जितना अंडर सब्सक्रिप्शन है उतना लाइबिलिटी है, बात खत्म। हम उसमें मार्क्ड और अनमार्क्ड हमें देखने का जरूरत ही नहीं है। यहां पे उसकी मार्क्ड एप्लीकेशन फॉल शॉर्ट बाय 2 लाख, बट स्टिल लाइबिलिटी 1 लाख की आएगी, क्योंकि हमें तो फुल सब्सक्रिप्शन तक पहुंचना है। कितना शॉर्ट रहा उससे फर्क नहीं पड़ता। कंपनी क्या करेगी इन 1 लाख जो अनमार्क्ड है, शेयर इशू करेगी ना इनको भी, तो इसको भी अलग से कहां से लाके देगी। नाउ फुल अंडरराइटर मोर देन 1 अंडरराइटर, दैट इज द मेन पार्ट। और इसी पे क्वेश्चन आता है, कैलकुलेशन ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर इन केस ऑफ मोर देन 1 अंडरराइटर, दैट्स ऑल। ये सब कुछ कर लिया हमने डिस्कस। मेनली क्वेश्चन इसी क्वेश्चन क्यों आता है, वहां क्या समस्या है। ए बी सी 3 अंडरराइटर्स आर देयर, टोटल 10 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस कॉल किया गया, तीनों ने मिलकर अंडरराइट किया है। इसने 4 लाख के लिए अंडरराइट किया है, इसने 3 लाख के लिए अंडरराइट किया, और इसने भी 3 लाख शेयर्स का अंडरराइटिंग किया है। ए ने बोला 4 लाख मैं लेके आऊंगा, बी बोलता है 3 मैं लेके आऊंगा, सी बोलता है 3 मैं लेके आऊंगा। 4:3:3 के रेशो में अंडरराइटिंग हुआ है। अब एप्लीकेशंस आई 8 लाख, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 8 लाख, 2 लाख फॉल शॉर्ट। इन 2 लाख जो फॉल शॉर्ट है, इसकी लायबिलिटी किसकी है। पहले तो इसमें से ढूंढो मार्क्ड किस किस की कितनी आई। इसमें से मार्क्ड आई थी 7 लाख, 3, 3, 1। तो केस हो गया 1 लाख का लाइबिलिटी, नो लाइबिलिटी, 2 लाख का लाइबिलिटी। टिल नाउ टोटल लाइबिलिटी कितना बन रहा है, 3 लाख तो है ही नहीं। लाइबिलिटी मैक्सिमम कहां तक जाएगी, 2 लाख जाएगी ना, क्योंकि एप्लीकेशन शॉर्ट कितनी है, 8 लाख एप्लीकेशन तो आ गई, 2 लाख की तो शॉर्ट है। तो मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर विल बी 2 लाख शेयर्स। तो पहले तो हमने मार्क्ड आइडेंटिफाई किया, अभी कुछ लिखना मत, सिर्फ समझना है, फॉर्मेट वॉर्मेट सब बनवा दूंगा अभी। तो पहले तो हमने मार्क्ड एप्लीकेशंस आइडेंटिफाई कर लिया, किसकी कितनी मार्क्ड है। मार्क्ड पता चलते बी को फ्री कर दिया, मैं तुम्हारा 3 लाख आ गया पूरा, यू आर फ्री। अब ए और सी बचे, ए का 1 लाख शॉर्ट है, सी का 2 लाख शॉर्ट है। आप ही, मैं खुद से नहीं बात कर रहा वहां पे। 1 लाख जो 7 लाख मार्क्ड आई थी, तो इसका मतलब 1 लाख क्या हुई, अनमार्क्ड, डायरेक्टली रिसीव्ड बाय दी कंपनी। आ गई ना एप्लीकेशन, 1 लाख एप्लीकेशन आ गई ना, इसका लाइबिलिटी तो नहीं बनेगा ना। तो ये 1 लाख एप्लीकेशन इनकी लाइबिलिटी में से माइनस कर दो, किसकी लाइबिलिटी में से माइनस कर, सो दैट इज द पॉइंट। तो आंसर है ये जो एक्स्ट्रा अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो कंपनी के पास डायरेक्टली आती है ना, उन अंडरराइटर्स की लाइबिलिटी से मार्क होगी जिनकी लाइबिलिटी बन रही है। लेकिन कितनी कितनी, तो उसमें हम इनका ओरिजिनल रेशो ले लेते हैं। जिस रेशो में इन्होंने अंडरराइट किया, उस रेशो में ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस जो कंपनी के पास डायरेक्टली आ गई है, माइनस कर दो। बात समझ में आया, क्लियर है। केस 2, टोटल एप्लीकेशंस आई मेरे पास 8 लाख। हाँ, राउंडेड ऑफ नहीं आएगा, फ्रैक्शन आएगा ना, रेशो फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन नहीं आएगा, 4:3 है ना। 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख का अंडरराइटिंग था, मार्क्ड एप्लीकेशंस आई 8 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 2 लाख। इसकी फॉल शॉर्ट बाय, इसकी फॉल शॉर्ट बाय, और इसकी एक्सेस,
इसका नाम ज्यादा चलता है, इसके थ्रू एक्सेस एप्लीकेशन आई। क्या करेगा अपनी एक्सेस एप्लीकेशन का? कमीशन तो 3 लाख पे ही मिलेगा। आपके थ्रू कितनी एप्लीकेशंस आती है वो कमीशन डिसाइड नहीं करती, आपको कितनी एप्लीकेशंस लानी थी उस पे कमीशन मिलता है। तो कमीशन तो 3 लाख पे ही मिलेगा। तो ये 1 लाख इसकी जो एक्स्ट्रा आई ना, वो बाकी में डिवाइड कर देंगे। बोले तुम्हारी लाइबिलिटी कम कर लो, मेरे थ्रू ज्यादा आई है। किस रेशो में? ओरिजिनल रेशो करते हुए हम फाइनल लाइबिलिटी पे पहुंचेंगे। और इसी में एक और सीन बन जाता है। एप्लीकेशन आ गई 12 लाख, मुझे कैलकुलेशन ही नहीं करने का है। ऑप्शन का केस मतलब किसी का कोई भी लाइबिलिटी राइज ही नहीं होगा, तो यहां पे ए रोने लगा, बोले क्या मजाक कर रहे हो, मुझे तो शेयर है कंपनी, अच्छी कंपनी है, इसके में तो मुझे इन्वेस्ट करना है। सर अब नहीं कर पाओगे, ऑलरेडी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। देन अंडरराइटर, इफ अंडरराइटर वांट्स कि नहीं हमें इस कंपनी के शेयर्स तो लेने ही हैं और दी लाइबिलिटी नहीं बनी तो हमें शेयर्स नहीं मिलेंगे, तो अंडरराइटर पहले से ही एक फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स पे अपना एप्लीकेशन बुक कर देते हैं, लॉक कर देते हैं कि दिस मच शेयर्स वी विल टेक, चाहे लाइबिलिटी आए या ना आए, ये तो हम लेंगे ही लेंगे। मान लो ए ने बोल दिया आई विल टेक 10,000 शेयर्स, चाहे मेरी लाइबिलिटी बनती हो नहीं बनती हो, आई विल टेक 10,000 शेयर्स। तो ऐसे शेयर्स जो अंडरराइटर पहले से ही फाइनलाइज कर देता है कि हम लेंगे ही लेंगे, आर नोन एज फर्म अंडरराइटिंग। इन्हें बोलते हैं फर्म अंडरराइटिंग। इन्होंने पहले अंडरराइट तो किया है लेकिन लॉक कर दिया है, तो सच नंबर ऑफ शेयर्स आर नोन एज फर्म अंडरराइटिंग। टर्मोलॉजीज क्लियर हो गई? ये डिस्कशन सिर्फ टर्म्स का था। पहला अंडरराइटिंग, नंबर 2 पार्शियल एंड फुल अंडरराइटिंग, नंबर 3 marked and unmarked applications, and firm underwriting, finally net liability। इन टर्मोलॉजीज के साथ हमें नेट लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है, फिर लास्ट में जनरल एंट्रीज बना। तो नेट लाइबिलिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे? लेट्स टेक फॉर्मेट, फॉर्मेट ले लेते हैं सीधा नेट लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेशन ऑफ नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। लेट्स अज्यूम 3 अंडरराइटर आर देयर ए बी सी। सबसे पहले लेंगे हम इसमें ग्रॉस लाइबिलिटी। ग्रॉस लाइबिलिटी, ग्रॉस लाइबिलिटी में से लेस करेंगे क्या? मार्क डेप्ट्स, जिनके नाम पे आया। एक मिनट आता हूं।
मार्क्ड एप्लीकेशन, तो सबसे पहले हम मार्क्ड एप्लीकेशंस माइनस करेंगे। और फर्म अंडरराइटिंग एप्लीकेशंस भी माइनस कर देंगे। मार्क्ड एप्लीकेशंस माइनस कर देंगे और फर्म अंडरराइटिंग एप्लीकेशंस भी माइनस कर देंगे। फर्म अंडरराइटिंग भी तो मालूम है किसने कितना पहले से रिजर्व किया हुआ है, तो उतना तो उनको लेना ही है, तो वो भी शेयर्स माइनस कर देंगे, वो भी एप्लीकेशंस माइनस कर देंगे। बोले सर ये तो हमें वैसे भी लेना है, ये लाइबिलिटी बना रहे हो, ये तो हमें लेना ही है, तो ये भी माइनस कर देंगे इंडिविजुअली। तो यहां पे आपके पास इनकी रिमेनिंग लाइबिलिटी आ जाएगी। हमने यहां पे उन्हें मार्क्ड के साथ मान लिया है। गुड क्वेश्चन, मार्क्ड के अंदर इंक्लूडेड नहीं होंगे क्या? दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई यार बेटा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, क्या उन मार्क्ड एप्लीकेशंस में फॉर्म अंडरराइटिंग के शेयर्स भी इंक्लूड एप्लीकेशंस भी इंक्लूडेड हैं या नहीं। क्यों, ऑब्वियस बात है ना, अंडरराइटर जब अपने ही एप्लीकेशंस लगा रहा है तो अपने ही फॉर्म के थ्रू लगाएगा, तो उस पर मार्किंग तो उसकी खुद की होगी। तो हम मार्क्ड एप्ली ऑब्वियसली मार्क्ड होंगे, ये तो कंफर्म है मार्क्ड होंगे, लेकिन मैं उन्हें मार्क्ड से अलग कंसीडर कर रहा हूं फॉर कैलकुलेशन पर्पस, कि ये मार्क्ड है अदर देन फर्म और ये मार्क्ड है फर्म, लेकिन दोनों माइनस किए ना, तो मैं ऊपर भी लिख सकता हूं मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस क्या करना है, मार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। की बात हो गई। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पे एक और फॉर्मेट बनेगा, एक और ऑप्शनल सॉल्यूशन होता है इसका, उसमें फर्म अंडरराइटिंग शेयर्स को मार्क्ड नहीं मानते, वो टोटल नहीं मार्क्ड होती है, मानते नहीं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हमने फर्म अंडरराइटिंग शेयर्स को क्या माना, मार्क्ड माना, और मार्क्ड मानने की वजह से हमें पता है कि ए की कितनी है, बी की कितनी है, सी की कितनी है, इंडिविजुअली उनकी लाइबिलिटी में से माइनस किया। तो यहां हम ये इस स्टेटमेंट को नाम देते हैं, इसको ये बोलते हैं कि यहां फर्म अंडरराइटिंग आर कंसीडर्ड एज मार्क्ड। यहां फर्म अंडरराइटिंग को आप क्या मान रहे हो, मार्क्ड, इसीलिए मार्क्ड के साथ माइनस कर रहे हो। अगला एक और ऑप्शन आएगा, वेयर फर्म अंडरराइटिंग आर कंसीडर्ड एज अनमार्क्ड, तो वो अनमार्क्ड के साथ माइनस होगा। नहीं, अनमार्क्ड ओवर सब्सक्रिप्शन का तो बात ही नहीं, ओवर सब्सक्रिप्शन में तो हम कुछ करेंगे नहीं, स्टेटमेंट ही क्यों बनाएंगे, लाइबिलिटी तो बननी नहीं है ओवर सब्सक्रिप्शन में। आपकी रिमेनिंग लाइबिलिटी आ गई। अब इसमें से क्या लेस करना है, देखो अब दो चॉइस है, या तो पहले किसी की ज्यादा आई हो तो उसे निपटा दो, और या फिर पहले अनमार्क्ड जो आई है उनका बेनिफिट सबको दे दो। पर मुझे ऐसा लगता है कि अनमार्क्ड आई है उसका बेनिफिट सबको क्यों दूं, जिसकी ऑलरेडी ज्यादा है उसको अनमार्क्ड के बेनिफिट की जरूरत का है। तो हम पहले किसी की ज्यादा आई है तो उसको निपटा दें। मान लो इसकी ज्यादा, लेस एक्सेस एप्लीकेशंस, in the ratio of ग्रॉस लाइबिलिटी। जिस भी अंडरराइटर का एक्सेस एप्लीकेशंस आया है उसे ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में बाकी अंडरराइटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जिनकी लाइबिलिटी बन रही है, जिनकी बनी नहीं रही है उनका तो बात ही खत्म हो गया। ये फिर आ गई आपके पास रिमेनिंग लाइबिलिटी, लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशंस इन रेशो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी। अभी अनमार्क्ड एप्लीकेशन किन में बटेंगी, जिनकी एक्चुअली लाइबिलिटी है उन्हीं में बांटी जाएंगी।
दिस इज योर नेट लाइबिलिटी। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या किया जाता है, अनमार्क्ड को पहले वो लेस कर देते हैं और नेगेटिव वाली को बाद में लेस करना शुरू करते हैं। हो सकता है ये लेस करते एक और नेगेटिव हो जाए, तो नेगेटिव 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 चलता रहेगा लास्ट तक। कुछ भी ऑर्डर कोई भी ले लो, बटना तो हमेशा ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में ही है, तो फर्क पड़ेगा नहीं फाइनल सोल्यूशन पे। इसका बेनिफिट मैंने उनको दिया है जिनकी लाइबिलिटी अभी भी बाकी है। तो मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैंने ए और सी की लाइबिलिटी पेंडिंग मानी है, तो बी की एक्सेस एप्लीकेशन का बेनिफिट ए और सी को दिया। नहीं नहीं, वो क्यों उनका अलग वाला क्यों था, क्यों बेनिफिट दिया है? मेरी एप्लीकेशन एक्सेस आई है, मैं उनको बेनिफिट क्यों दूं? है ना, ये वाला क्यों था ना, देखा? उस क्यों की इंटेंसिटी से समझ में आ गया, अंदर से निकलने वाला क्यों है, क्यों दूं? मत दो, रख लो, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अब जिस चीज का कुछ नहीं मिलने वाला, उससे किसी का कुछ भला हो जाए तो दे दो ना। समझ समझ गए? बी को इस एक्सेस एप्लीकेशन से क्या मिलने वाला है? कुछ, ये देखो, ये लाइटर नोट पे जाके समझाने की कोशिश की है, लॉजिकली बात अलग है, वो भी बता देता हूं। बी की एक्सेस एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन का मतलब अल्टीमेटली व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग, फाइनल लाइबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। अब अंडर सब्सक्रिप्शन तो ओवरऑल ओवरऑल देखा जाएगा ना। अब ओवरऑल अंडर सब्सक्रिप्शन मान लो 1 लाख शेयर्स का है और बी की एक्सेस एप्लीकेशन 1 लाख है, तो है कहां लाइबिलिटी? कंपनी को तो अल्टीमेटली शेयर्स मिल गए ना, कंपनी को तो अल्टीमेटली एप्लीकेशंस मिल गए ना। अब वो ए के थ्रू मिले या बी के थ्रू, से कम मिली है, बी से ज्यादा मिली है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आई वॉन्ट एप्लीकेशंस। ए से कम मिली है, बी से ज्यादा मिली है, तो ए पे और एप्लीकेशंस, ए को कहां से लाके दूं शेयर्स? ए की लाइबिलिटी बनाऊं कैसे? मेरा काम तो हो गया, तो ए की तो लाइबिलिटी बनती नहीं है ना, मेरे लिए तो किसी की भी लाइबिलिटी नहीं बनती ना। तो मैं कैसे पता करूं? ये आप दिखा रहे हो ए की तो लाइबिलिटी है और बी का एक्सेस आया हुआ है, तो बी का जो एक्सेस आया हुआ है वो ए से एडजस्ट हो जाएगा ना। हमें तो अल्टीमेटली एप्लीकेशन चाहिए। और इसको लाइटर नोट में समझने का तरीका वही है कि मेरे जो एक्स्ट्रा बचा है उसका मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, का नुकसान हो रहा है, जिनकी लाइबिलिटी बन रही है, मैं वो एक्स्ट्रा उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अब एक ही है तो उसको दे दूंगा, एक से ज्यादा खड़ा हो जाएगा, मैं लूंगा, मेरा दोस्त ज्यादा है बी, मेरे को दे, तो यहां वो दोस्ती नहीं चलेगी, तो यहां रेशो ले लेंगे ग्रॉस लाइबिलिटी वाला। क्लियर? कमीशन आपको नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पे नहीं मिलेगा, कम आई हो ज्यादा आई हो, कोई कम आने पे तो प्रॉब्लम नहीं ना बेटा, लाइबिलिटी बन जाएगी, लेनी ही पड़ेंगी, तो भी लेनी ही पड़ेंगी ना। हाँ, अब उसका नहीं है ना। हाँ, तो एप्लीकेशन चाहे आपके नाम से कम आई हो या ज्यादा आई हो, आपको कमीशन मिलता है आपकी ग्रॉस लाइबिलिटी का। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस यू अंडर रिटन, यू विल गेट कमीशन ऑन दैट। वो फिक्स हो गया है आपका कमीशन, आपको उसी पे कमीशन मिलेगा। आपने तो नहीं बोला था ना कि किसी और की ज्यादा आई है मुझे दे दो, आप तो आपकी लाइबिलिटी लेने को तैयार हो, बी की एक्स्ट्रा पड़ी, कंपनी ने कहा नहीं है लाइबिलिटी तुम्हारे लिए कुछ, तुम्हें दें कहां से शेयर्स हम? कमीशन इज पेबल ऑन ग्रॉस लाइबिलिटी, तो अल्टीमेटली फर्क ही नहीं पड़ता किस चीज का, एक्सेस एप्लीकेशंस आने का, यू विल नॉट गेट बेनिफिट ऑफ दैट। तो जिस चीज का बेनिफिट नहीं मिलने वाला उससे किसी का नुकसान बचा लो। इज इट ओके? तो फाइनली हमें मिल गया तीनों का नेट लाइबिलिटी। इस नेट लाइबिलिटी में अब वापस ऐड कर दो फॉर्म अंडर राइटिंग। नहीं, फॉर्म अंडर राइटिंग तो वापस सबको फॉर्म अंडर, सॉरी, हाँ, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से ना,
ये हो गई उनकी टोटल लाइबिलिटी। फॉर्म अंडर राइटिंग तो लेनी ही पड़ेगी, चाहे आपकी लाइबिलिटी हो ना हो, वो शेयर्स तो आपने पहले ही बोला था लेने हैं। हम अलग से हम पूरा कैलकुलेट करके बता रहे हैं, इट्स योर नेट लाइबिलिटी, इट्स योर टोटल लाइबिलिटी। अब उसके लिए वो अप्लाई यदि कर चुके हैं पहले ही, तो एप्लीकेशन मनी दे चुके होंगे, बाकी पेमेंट ले लेंगे उनसे। जो उनकी नेट लाइबिलिटी है उतने शेयर्स तो उन्हें हम अब देंगे, तो उनका पूरा पैसा ले लेंगे उनसे। पहले माइनस करके नेट लाइबिलिटी निकाला और फिर उनका टोटल लाइबिलिटी निकालने के लिए वापस प्लस। क्लियर? चलो, टोटल क्या, अभी कोई सवाल बचा किसी का इधर? एक चेंज, यहां हमने फॉर्म अंडर राइटिंग इंडिविजुअली माइनस किया था विद मार्क्ड। इसमें हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन होता है जहां हम फॉर्म अंडर राइटिंग मार्क्ड के साथ माइनस नहीं करेंगे, हम उन्हें अनमार्क्ड के साथ प्लस कर देंगे। और अनमार्क्ड के साथ प्लस करने का मतलब अब वो माइनस कैसे होंगी? ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में माइनस, इंडिविजुअली माइनस नहीं होंगी। मैं ए बी सी तीनों की फर्म अंडर राइटिंग शेयर्स एप्लीकेशंस को अनमार्क्ड के साथ ऐड कर दूंगा और फिर वहां पे अनमार्क्ड की तरह उन्हें भी ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में डिटरमाइन। तो दैट इज एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। सब सजेस्ट किया गया है कि हम फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट सभी अंडरराइटर्स को इंडिविजुअली नहीं देंगे सर, ये तो पहले से आपने रख लिए, इसका बेनिफिट हम अनमार्क्ड की तरह देंगे आपको। तो एक नोट डाल दें बस, ऑल्टरनेटिवली
Alternatively, benefit of firm underwriting. Benefit of firm underwriting will be provided. Benefit of firm underwriting will be provided with unmarked applications. Benefit of firm underwriting will be provided with unmarked applications in the ratio of gross liability. ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है. आप मार्क्ड के साथ लेके जाएं या अनमार्क्ड के साथ लेके जाएं. चलिए, let's have illustration number 8. MS Limited issued 40,000 shares underwritten as in P ने अंडरराइट किया 24,000, Q underwritten 10,000 shares and R underwritten 6,000 shares. The underwriter made applications for firm underwriting. Firm underwriting का भी applications बताया इन्होंने. P applied for 3,200, Q applied for 1,200 and R applied for 4,000 shares. The total subscription excluding firm underwriting is worth 20,000 shares. Total applications कितनी आए? Excluding firm underwriting. इसमें firm underwriting applications included नहीं है. हाँ, इसमें marked है. और marked कितनी कितनी है? 4, 8 and 2. P की marked आई है 4, Q की marked आई है 8 और R की marked आई है 2. ठीक है, चलिए आ जाइए फटाफट. इजी सा क्वेश्चन. सबसे पहले टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड, नहीं, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्स 20,000 लेस मार्क्ड ए बी सी, ना नाम बदल डाले मैंने, पी क्यू आर. पी क्यू आर की मार्क्ड कितनी कितनी है? 4, 8 एंड 2. 4, 8, 2, टोटल 14,000. इसका मतलब 6,000 क्या है? अनमार्क्ड. बस मुझे पहले अनमार्क्ड निकालना था. बेनिफिट कैसे देंगे हम? टोटल एप्लीकेशंस आई हैं 20,000 जिनमें PQR की मार्क्ड है 4, 8 एंड 2,000. टोटल 14,000 मार्क्ड एप्लीकेशंस मिली हैं. तो आउट ऑफ 20,000 मार्क्ड आर 14. इसका मतलब बची हुई 6,000 एप्लीकेशंस डायरेक्टली कंपनी को मिली हैं जिसपे कोई भी मार्किंग नहीं. ठीक है, अब स्टेटमेंट पे आएंगे. कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ PQR. सबसे पहले क्या लोगे? ग्रॉस लाइबिलिटी. ग्रॉस लाइबिलिटी कितना कितना बनता है क्वेश्चन ने बताया है. 24,000, 10,000, 6,000. ठीक है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन अंडर रिटन 24,000, 10,000, 6,000. टोटल एप्लीकेशंस लेस मार्क्ड. मार्क्ड किसकी कितनी मार्क्ड आई हैं? 482, 4,000, 8,000, 2,000. फॉर्म
अंडरराइटिंग का बेनिफिट कैसे देना चाहते हैं, विद मार्क्ड और विद अनमार्क्ड? तो मैं यहां पे चूज कर रहा हूं विद अनमार्क्ड। ठीक है, मैं अभी के लिए चूज कर रहा हूं विद अनमार्क्ड। फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट दूंगा मैं विद अनमार्क्ड। तो यहां पे नहीं बेटा, ये जो एप्लीकेशंस आई है 20,000 इंक्लूडिंग मार्क्ड है, एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। ये देखो, एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। तो इन्होंने फॉर्म अंडरराइटिंग को इस एप्लीकेशंस में काउंट ही नहीं किया हुआ है अभी तक। वो आपका चॉइस है, आपको तीनों अलग अलग रख लेने हैं। मार्क्ड कितनी आई, अनमार्क कितनी आई, फॉर्म अंडरराइटिंग कितनी है, तीन अलग अलग रखी हुई हैं आपके पास, आइडेंटिफाइड हो गई हैं। अब आपका चॉइस है कि फॉर्म को मार्क के साथ ले जाऊं या फॉर्म को अनमार्क के साथ ले जाऊं। दैट्स योर चॉइस। तो अभी मैं फॉर्म को अनमार्क के साथ ले जा रहा हूं, अनमार्क में प्लस कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। देखो ये आ गया आपका बैलेंस, बैलेंस लाइबिलिटी 22/4। अब क्या लेस करनी है, अनमार्क्ड। अनमार्क्ड इंक्लूडिंग फॉर्म, अनमार्क्ड इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। अनमार्क कितनी थी हमारी और फॉर्म अंडरराइटिंग कितनी है, PQR। देखो फॉर्म कितनी है PQR की, 3200, 1200 एंड 4000। 3200, 1200, 4000, 8200। टोटल कितना हो गया, सॉरी, ये बात समझ में आ गई। अनमार्क थी हमारी 6 और इन तीनों की फॉर्म अंडरराइटिंग थी मिला के 8400। तो हमने अनमार्क्ड को फॉर्म के साथ ऐड कर दिया, तो टोटल हो गया हमारे पास 14,000। इसे तीनों में लेस कर देंगे ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में। ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशो 12:5:3। ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशो है 12:5:3। 14,400 divided by 21 multiply by 12, 8,229। सॉरी, कैसे आ रहा है भाई, अच्छा 20 है, सॉरी। इट्स 8640, इट्स 3600, इट्स 2160। बैलेंस हमने फॉर्म अंडरराइटिंग ऑन अनमार्क्ड एप्लीकेशन को ऐड करके ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में तीनों अंडरराइटर को उसका बेनिफिट दे दिया और अब हमारे पास बैलेंस आ गया 11,360, बी क्यू का 1,600 नेगेटिव एक्सेस। अब क्यू की एक्सेस एप्लीकेशन आ गई हमारे पास, तो क्यू की इस एक्सेस एप्लीकेशन का बेनिफिट पी और आर को दे देंगे। यस, excess of Q in P and R ratio 12:3 या 4:1।
1280, 320, नेट लाइबिलिटी 10,080, 1,520, एड फॉर्म अंडरराइटिंग नहीं, एक्सक्लूडेड, माइनस की हुई है, अनमार्क्ड में इंक्लूड करके माइनस किया है, अनमार्क्ड में इंक्लूड करके माइनस कर दिया था, अब वापस प्लस कर दिया। लेना तो है ना इनको शेयर्स, कर ऐसा बोला है ऐसा ही कर। टोटल लाइबिलिटी बिल्कुल। आप अब फर्म अंडरराइटिंग के शेयर्स को मार्क्ड मान रहे हैं या अनमार्क्ड मान रहे हैं, ये आपका चॉइस है। इंडिकेशन क्वेश्चन दे देता है तो इंडिकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ने इंडिकेशन दे दिया था, इन्होंने टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव हुई थी ना उसमें फॉर्म अंडरराइटिंग को नहीं किया था, तो एक्सक्लूड रख के इन्होंने बता दिया कि इसको हम अनमार्क्ड ले रहे हैं। बोल सकता है मार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, तो वो मार्क्ड के साथ इंक्लूड करके लेना चाहता है, ऐसा वो इंडिकेशन दे देगा। बट फॉर्म अंडरराइटिंग पहले माइनस होगा और लास्ट में वापस ऐड होगा। अब वो माइनस कैसे होगा, या तो मार्क्ड के साथ माइनस होगा इंडिविजुअली, या अनमार्क्ड के साथ माइनस होगा ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में माइनस होगा। तो आप मार्क्ड एप्लीकेशन फर्म अंडरराइटिंग के शेयर्स एप्लीकेशंस का बेनिफिट अंडरराइटर को इंडिविजुअल देना चाहते हो या ग्रॉस लाइबिलिटी में देना चाहते हो, आपकी। तो ये फाइनल लाइबिलिटी आ गई अंडरराइटर की। इतने शेयर्स उन्हें लेने हैं जिसमें लाइबिलिटी है 10,080 और 1520 की, और फर्म अंडरराइटिंग जो उन्होंने पहले से डिसाइड किया था कि दे वांट अ टिकट, वो ऐड करके ये फाइनल लाइबिलिटी आ गया इनका। चेक कर लें हम सही है क्या। हाँ हम सही हैं। ये देखो दूसरा इसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। नहीं, यहाँ पे भी फर्म अंडरराइटिंग वैसे ही, यहाँ पे अनमार्क्ड को अनमार्क्ड लिया है और फर्म अंडरराइटिंग को इंडिविजुअल कंसीडर किया मार्क्ड के साथ। मार्क्ड एप्लीकेशन प्लस शेयर्स फर्म अंडर रिटर्न, चॉइस है, आप मार्क्ड के साथ लेके जाएं फर्म अंडर रिटर्न को या अनमार्क्ड के। तो दोनों ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस इन्होंने कर बता दिए आपको। क्वेश्चन नंबर 8 था ये। 9 आप 7 एंड 9 यू हैव टू ट्राई। इजी पार्ट है, सिंपल है, कैलकुलेशन ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, एक फिक्स ऑर्डर है। बस इनिशियली आपको ढूंढना है कि कितनी मार्क्ड कितनी अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कंपनी को रिसीव हुई हैं। ठीक है, चलिए किसी के पास कोई डाउट या सवाल, क्वेश्चन, दुविधा, शंका है तो बताओ। नहीं, ओके गुड, बाय, थैंक यू।